अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अज़हर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नादरीन, रियासत तेलंगाना असम्बली इंतखाबात 30 नवंबर को मुनक़िद होने जा रहे हैं। जैसे जैसे रायदही की तारीख़ करीब आती जा रही है, इंतखाबी मुहिम में तेज़ी आ रही है। चुनांचे मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियां अपनी मुहिम को मुख्तलिफ़ ज़राए के ज़रिए जारी रखे हुए हैं। वहीं जमहूरियत के चौथे सुतून मीडिया की यूनियन की जानिब से भी इन पार्टी उम्मीदवारों और उनके कायदीन को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जा रहा है। चुनांचे तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की जानिब से भी मीट द प्रेस प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें आज 22 नवंबर को प्रेस क्लब बशीर बाग पर इस प्रोग्राम के सिलसिले में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मदऊ किया गया था, जिसमें मुल्क के कौमी और रियासती मीडिया के नुमाइंदों ने बैरिस्टर अवैसी से रियासती इंतखाबात और उनकी पार्टी के मौक़िफ़ पर सवालात किए, जिस पर बैरिस्टर अवैसी ने न सिर्फ अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान किया, बल्कि मुतअद्दिल अंदाज में मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात दिए। इस मौके पर यूनियन के सरबराहान जनाब विराहत अली, जनाब एम.ए. माजिद के अलावा दीगर अरकान व सहाफ़ियों ने शिरकत की। पेश है इस सिलसिले में ये खुसूसी रिपोर्ट। और उसके बाद हाफ एन आवर आप सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जरा क्वेश्चन को ब्रीफ में पूछने से ज्यादा लोग को चांस मिलता। थैंक यू सो मच। अब असदुद्दीन साहब। आप तमाम जिम्मेदारों का, यहाँ की जर्नलिस्ट यूनियन का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने यहाँ पर आने की दावत दी। आपका बेहद शुक्रिया। ख़ास तौर से जनाब माजिद साहब का जो बड़ा इसरार था और मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, हो सके तो अपन आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे उसको। मेरे को कैंपेन में जाना है। आपके जो सवाल थे आप डायरेक्ट पूछ लीजिए, मैं दे दूंगा। नहीं, ब्रीफ कुछ भी नहीं, ब्रीफ कुछ भी नहीं है। मैं तो ओपन किताब हूँ, बदनाम ज़माना हूँ। मुझसे बहुत से लोग मोहब्बत करते, दुश्मनी करते, और बस यही है। आपको मालूम हम 9 सीट पर लड़ रहे हैं और बहुत सी बातें मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर मालूम। आप काबिल सहाफ़ी हैं और माशाल्लाह से आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सहाफ़त में गुजार चुके हैं। तो मैं आपके सवालात है तो ताकि मैं जल्दी रवाना हो सकूं यहाँ से, तो आप पूछ लीजिए। ఇప్పుడు क्वेश्चन आंसर, योर नेम एंड ऑर्गेनाइजेशन बोल के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनाउंस करे थे, फिर उसके बाद विद इन 2 डेज उसको चेंज भी करे, तो उसके कोई रीजन? आप सही कह रहे हैं। उनको हार्ट का एरिथमिया हो गया, हार्ट की बीट इरेगुलर निकली उनको ईसीजी में उसमें। तो वो खुद बोले कि साहब ऐसा निकला, मेरे को रेस्ट करने के लिए बोले, इसलिए हमारे को चेंज करना पड़ा। तो हम वहाँ पर राजू यादव की जगह सौमी यादव को दिए, जो हमारे अभी कारवान के म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर हैं। आप जाके कॉन्टेस्ट करते रहते। और रही बात जब तेलंगाना की आती है, तो तेलंगाना में तब यहाँ पे आपका दारुसलाम है और यहाँ पे जो है आपका मरकज है, यहाँ पे आपके पार्टी की एक नींव है, एक बुनियाद है। तो आउट ऑफ 119 कॉन्स्टिट्यूंसीज रहने के बावजूद एमआईएम हमेशा एक 7, 8, 9 या 10 के तक जो है ना कॉन्टेस्ट कर दी रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज में। तो आपको ये शिकायत है कि मैं बढ़ के नहीं लड़ा? ये शिकायत है आपको?
तो ये शिकायत प्रियंका गांधी को भी है। उनके भाई को दूसरी शिकायत है, ज्यादा लड़ता हूं बोल के। तो ऐसा लग रहा है कि आप भी उस ग्रुप में शामिल हो गए भाई बहन के। रहा सवाल एमआईएम पार्टी जो है तेलंगाना में एक इस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल फोर्स है, नंबर 1। यहां पर हमारी बरसों की मेहनत रही है। तो आपको ये भी, अगर आप ये भी पूछ सकते तो बहुत बेहतर होता कि निजामाबाद में क्यों नहीं लड़ रहे आप। वहां पर मेरे 16 म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर है, डिप्टी मेयर है। अरे चलिए मैं बोल दिया, मुतमईन चलिए। आपके दिल में जो बात छुपी है मेरे को मालूम, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, पहले गोशा महल क्या थी मेरे भाई? पहले गोशा महल क्या थी? क्या नाम था उसका? अरे महाराजगंज में कभी लड़ी मजलिस? नहीं लड़ी। 2009 में गोशा महल बनी। पहला उसके एमएलए कौन थे? मुकेश गौड़ साहब। मुकेश गौड़ साहब, हम उस वक्त राजशेखर रेड्डी के साथ थे, कांग्रेस साथ नहीं थे। राजशेखर यूपीए का हिस्सा भी थे। मुकेश गौड़ की मदद करे, मुकेश गौड़ जीत गए। 2014 में मुकेश गौड़ साहब के खिलाफ एक माहौल था, बेचारे दुनिया में नहीं है, मेरे अच्छे दोस्त थे, हम सपोर्ट करे, वो हार गए। 2018 में भी हम नहीं लड़े। 2018 में हम नहीं लड़े और हम किसी जराए से कांग्रेस के लोग को बोलने लगा कि भाई मत लड़िए, यहां पर हम बीजेपी को हरा सकते हैं। मगर खैर वो डिसीजन लिए। कांग्रेस पार्टी जो है 27,000 वोट ली और बीजेपी के कैंडिडेट जीता 17,000 वोट से। ये आप इस बात को समझिए। तो हम क्यों नहीं लड़े? तो 27%, 27% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, उसकी तकलीफ हो रही है सबको। 44% जहां पर हम नहीं लड़ रहे, वहां तो गुलाब जामुन खा रहे। मैं निजामाबाद नहीं लड़ा। क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि आरएसएस वहां मजबूत होना, कामयाब होना। जैसा हम नहीं लड़े तो कल तक जो कामारेड्डी में बैठकर वीडियोस बना रहे थे और लोग जाकर उनसे इज़हार ताज़ियत कर रहे थे कि केसीआर उनको हराने को आया, वहां जम कर दी निजामाबाद में। और कोई नहीं बोल रहा कि निजामाबाद क्यों लड़ रहे जाके आप। आपके लड़ने से बीजेपी को फायदे लड़े क्योंकि हमारे को हमारी पार्टी के मफाद में फैसला लेना है। ये बात बिल्कुल सही है। मैं अपनी तकारीर में कहा हूं कि निजामाबाद अर्बन पे भी हम लड़ना चाहते थे, पार्टी के लोग करीमनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, महबूबनगर टाउन में भी लड़ना चाहते थे, मुशीराबाद में भी लड़ना चाहते थे। ऐसे बहुत से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, मगर फैसला जब लिया गया तो ये फैसला लिया गया। बार बार ये कांग्रेसी बोलते दारुसलाम गोशा महल में ले लड़ रहे। अरे भाई, तुम्हारे परदादा की सीट, तुम्हारी दादी की सीट, तुम्हारे वालिद की सीट, तुम उसको नहीं बचा पाए और हम नहीं गए तो अमेठी हार गए। वायनाड इसलिए जीते क्योंकि मुस्लिम लीग वहां पर 35% मुस्लिम वोट डलाई राहुल गांधी को, इसलिए जीते। ये असल भारत की सियासत की हकीकत ये है। और इसी मैं जो प्रूफ करना चाह रहा था, आप प्रूफ कर दिए उस बात को कि कांग्रेस पार्टी के पास अगर कोई वोटर बचा है तो मुसलमान बचा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि एमआईएम पार्टी एक लीडरशिप की जो बात कर रही है, माइनॉरिटीज की एम्पावरमेंट की, वो उनसे परेशान होते हैं। तो मैं बोला भाई मेरे को इख्तियार है, आप लड़ो आके, कौन रोक रहा आपको? मेरे खिलाफ कोई भी लड़ सकता, उनके खिलाफ कोई भी लड़ सकता, इसमें तो कोई रोक टोक नहीं है ना जमहूरियत में। Let us just assume that no political party gets absolute majority, but if in case Congress is in a position to make a form a government with your support, what will be your decision? That's my question. Well, let me say I don't answer. I don't want to answer a hypothetical question based on your hypothesis. In my opinion, it will be KCR will become the third time chief minister, and I don't think so. After having abused me for last 9 years,
after saying that the doors of our party are closed for MIM, as if my life will end if the doors are closed or open. So I don't know what will happen, but I'm pretty much sure that in this election, KCR will become the chief minister for the third time. People of Telangana are very wise. They know in last 9.5 years, there has been no communal riot apart. क्यों अजहरुद्दीन को हराना चाहते हैं बीइंग ए बोथ ऑफ सेम कम्युनिटी? अच्छा, तो आप कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जी। आप ये देखिए कि तेलंगाना में 2 दलित लड़ रहे हैं, वहां ये सवाल नहीं करते क्यों लड़ रहे भाई 2 दलित। 2 मुनूर काबू लड़ रहे, ये नहीं बोलते 2 मुनूर काबू क्यों लड़ रहे। 2 रेड्डी गारू लड़ रहे, ये नहीं बोलते क्यों रेड्डियां लड़ ले रहे एक दूसरे से। 2 मुदिराज लड़ ले रहे, वो नहीं। All in all, in this education, you had 5,834 spent on education. Beneficiaries are 27,08,693 Muslims. Now you come to Shadi Mubarak. 2,338 crores is expenditure. Beneficiaries are 2,76,225 Muslim women. Imam and Muazzam 316 crores have been spent. Now total imams and muazzams from 9,900 has been increased to 17,000 now. 1 lakh assistance has been given to 33,445 Muslims, 278 crores. Waqf grant in aid 513 crores. Dawat iftar distribution is 209 crores. Beneficiaries are 31 lakh 50,000. And this is very important for you, sir. People who studied in Timris, the Muslim boys and girls, 5,449 got admissions into various education institutes, whether it is JE Main 99, JE Advanced 9, MBBS 11, BDS 129, TS MSET 1500, TS MSET Agri 1862, CLAT 11, TS LawSet 152, CUET 7, TS DSET 13, NIFT 1, HCL Tech B 31, CA Foundation 2, CS Foundation 9, CMA 7, IIIT RG UKT 17, PolySet 1589. These are the students who studied in Timris. Now, and then Kalyana Lakshmi, Shadi Mubarak, total beneficiaries are 13 lakh 1,000. Minority share is 21.223. So everything is more than the population. So this is what MIM has done with the representation of the government. कल जिस प्रकार से पुलिस को उन्होंने धमकी दी है, कहा कि चले जाइए यहाँ से, कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता। अगर मैं आप सुनिए, 7 चंद्रायन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैदराबाद, प्रेजेंट श्री M सूर्य प्रकाश रिटर्निंग ऑफिसर की साइन का लेटर है। It is ordered and permitted to conduct last paragraph public meeting at Unique School Road, Idi Bazaar at 21/11/2023 at 6 PM to 10 PM without violating MCC rules. लेकिन जिस प्रकार से सुनिए एक बात, मैं अगर 10:01 हो रहा तो आपको पूरा राइट है मेरे को आके रोकने का। आप 10 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, आप मेरे डाइस पे चढ़ जाते। क्या बात है भाई? क्यों? ये कानून MCC ECI का जो आप खुद परमिशन RO दे रहा है और 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते आप। क्या करना फिर हम? लेकिन अच्छे तरीके से अच्छे तरीके नहीं। आप एक आदमी स्पीच दे रहा है, बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या है बोलिए आप अगर आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे क्या? अगर मैं 10:01 हो रहा, आप करिए, एक्शन लीजिए, कौन रोक रहा आपको? आप मेरे डाइस पे खड़े होकर बोलते बंद करो, टाइम हो गया। ये क्या है? क्या ये कैसा बिहेवियर है? बताइए आप खुद बताइए। मैं अगर 10:01 हो गया तो आपको पूरा राइट है, 5 मिनट है मेरे को, और 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है। एक स्पीकर के लिए ओपनिंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इंपॉर्टेंट रहता बहुत। आप 5 मिनट पहले पूरे बंद करो, टाइम हो गया, बंद करो, टाइम हो गया। और
ईसीआई के कैमरास है, आप कैमरास से पूछो ना कि जो ऑब्जर्वर्स रहते हैं वहां पे, ईसीआई कैमरास हमारे को फॉलो करते, पदयात्रा करे तो फॉलो करते, पुलिस का कैमरा फॉलो करता। अब तो पुलिस वाले फोटोआं लेके चेक करते कि इसमें इनके खिलाफ कुछ केसेस है क्या, देख लो। आप 5 मिनट पहले बंद कर दो बोलते। तो ईसीआई को चाहिए इंक्वायरी करे, हम तो डिमांड करेंगे ईसीआई से इंक्वायरी करिए, आप क्यों हमारे को बंद करो बोले 5 मिनट पहले, उन्होंने हमारे डाइस पे चढ़ के क्यों बोले बंद करो, टाइम हो गया बोल के। परमिशन का कॉपी है मेरे, मैं दे सकता हूं आप लोग, मेरे को मालूम था आप ये पूछेंगे बोल के। आप मेरे को बंद करो कैसा बोलेंगे भाई, परमिशन है तो बोलूंगा ना, मैं 10 बजे तक बोलूंगा मैं, या 9 बजे तक, जो भी टाइम है मेरा टाइम था, आप बंद कर दो बोल रहे। अच्छा और एक चीज, अगर मैं किसी पुलिस वाले की तारीफ करा तो उसका ट्रांसफर करते नहीं करते? बोलिए मेरे को आप, इफ आई प्रेज अ पुलिस ऑफिसर, विल ही बी ट्रांसफर्ड और नॉट? It happened in Mohanty's case also. यस, मिस्टर यादव वॉज देयर। आप सोचिए, मेरे कने कई वीडियोस हैं जो हमारे अपोनेंट्स तारीफ कर रहे पुलिस वालों की, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आ गए अब ऐसा करेंगे, प्रेस कर रहे हैं उनको। उसको क्या बोलेंगे आप लोग चला रहे नहीं उसको, आपका कुछ है क्या कनेक्शन, बोलो आप। If Asauddin Owaisi says Mr. Majid is the one of the finest DCPs of let us say whatever zone it is, within few hours Majid will be thrown out. आप बोलिए क्या हो रहा है फिर ये? हमारे को परमिशन है 10 बजे तक, अगर हम 10:01 पे करें, हम बोले कैसा तुम रोकते, हमारे परमिशन है वो, तो आप उसको आप बना दी हेडलाइन, कोई बात ही नहीं है ना ये। अगर आप वायलेशन कर रहे, 10:01 हो रहा, यस वी हैव वायलेटेड द एमसीसी एंड वी आर ओपन टू एक्शन। अब मैं बोल रहा हूं भाई मेरा टाइम है, तुम कहीं को जाओ तुम यहां से, तो आप उसको बोलेंगे अरे नहीं गलत कर दिए। आप दिए परमिशन मेरे को 10 बजे तक दिए, अब आप लोग मसाला बना के चला रहे हो उसको, आप लोग पूरा अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ऐसा थे, करो भाई आप, अब आपका पेट भरना है, आपके चैनलों का टीआरपी मेरे नाम से होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। चलिए कभी किसी के काम पे तो आगे हम लोग। सर में गवर्नमेंट ने जो डेवलपमेंट काम किए हैं, तरक्याती काम किए हैं, उसकी बात हो रही है सर, और चूंकि आप बीआरएस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के डेब्ट्स है उन पर, खर्चात पर कोई बात नहीं हो रही। सिर्फ अगर हम स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट एसएनडीपी की अगर बात करेंगे जीएचएमसी से, जून 22 2022 की टीओआई की रिपोर्ट है, एक आरटीआई के थ्रू रिपोर्ट हासिल की गई, जिसमें 5275 करोड़ अलोन जीएचएमसी की जानिब से जो है कर्जा बाकी है पिछले 9 साल के दौरान बीआरएस गवर्नमेंट। तो रियासत की जो इकोनॉमी है सर, उस पर बात नहीं हो रही है, और एक रिपोर्ट के तहत एक खानदान पर तकरीबन 11,000 रुपए खर्च है। तो ये इकोनॉमी सुधारने के लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से? गाना जो है माशाल्लाह से एक प्रॉस्परस ग्रोइंग स्टेट है, और मुझे यकीन है कि एफआरबीएम लिमिट्स के तहत ही सब किया जा रहा है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कर्जा अदा होगा। और आपको ये भी तो देखना चाहिए, जैसा आप वो बात किए, कौन सा एसएनडीपी का, एक मिनट ठहरिए, एसएनडीपी का, हाँ अब देखिए एसएनडीपी का उप्पूगुड़ा आरयूबी है, 26 करोड़ 27 लाख कंप्लीट हो गया। ओवीसी हॉस्पिटल ब्रिज एंड जंक्शन 92 करोड़ 80% कंप्लीट हो गया। बहादुरपुरा ब्रिज एंड जंक्शन 106 करोड़ का काम चल रहा। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर 42 करोड़ कंप्लीट हो गया। नलगुंडा एक्स रोड टू ओएसी जंक्शन 523 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है वो। आरओबी एट फलकनुमा 52 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। आरओबी एट शास्त्रीपुरम 91 करोड़ अंडर प्रोग्रेस है। फ्लाईओवर फ्रॉम आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है, अंडर प्रोग्रेस है। बहादुरपुरा ब्रिज कंप्लीट हो गया। ये फ्लाईओवर आरामगढ़ टू जू 637 करोड़ है। ये जो है फेज 1 में 1569 करोड़। अब आप मेरे को बोले इससे फायदा हो रहा नहीं हो रहा पब्लिक को, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं आपसे। फेज 2 6 लेन बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट ओमर होटल जंक्शन हाफिज बाबा नगर 170 करोड़ से सैंक्शन हुआ।
6-lane बाई डायरेक्शनल फ्लाईओवर एट बंदलागुला जंक्शन नियर क्रिस्टल टाउनशिप 1050, ये भी सैंक्शन हुआ। वैसे 3-line मैलार्दोपल्ली PS का 165 करोड़ से सैंक्शन है। कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन रैम्प एट ओवीसी हॉस्पिटल टुवर्ड संतोष नगर 20 करोड़ सैंक्शन है। 2 RUB आरामगढ़ 90 करोड़ सैंक्शन है। ROB फलकनुमा टू बुधवेल लाइन 50 करोड़ 700 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो करीब 2300 करोड़ SRDP में ओल्ड सिटी में आ रहे। ये जरूरी है ना भाई, कैसा करेंगे काम, हम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। बल्कि मेरा एक प्रपोजल मैं दिया हूं गवर्नमेंट को, उस पे RDP पे काम हुआ है। बापू घाट से रोड निकालना मूसा नदी से राइट अप टू मूसाराम बाग, वो बहुत जरूरी है, वरना हमारा हाल ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। तो वो रोड अगर शुरू होंगे इंशाल्लाह बापू घाट से लेके मूसा नदी से होते हुए राइट अप टू जो मूसा नदी निकलती है मूसाराम बाग के पास, वहां पे बहुत बड़ा इंशाल्लाह वो काम हम लगे हुए हैं। रोड वाइडनिंग का काम होने का है। तो डेट की फिक्र है इतना मत करिए, एक ताकतवर स्टेट है, इंशाल्लाह उसमें कर सकते हैं हम लोग। और जो भी FRB हम लिमिट्स में करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेट आप पढ़ो, नई CAG की रिपोर्ट आई और खतरनाक है वो तो। KCR हुकूमत में भी काफी वादे वफा न हुए, जिसमें जुडिशियल पावर टू वक्फ बोर्ड है और जो है दलित को CM बनाने का वादा किए थे, और इसके अलावा जो है 12% रिजर्वेशन। तो आप किसी मामले में भी उनको प्रेशराइज नहीं करते, या फिर वो आपकी नहीं सुन रहे आजकल? ऐसा है ना कि हमारा उनसे कोई अलायंस नहीं है, नंबर 1। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, सुप्रीम कोर्ट जब बोला 4% दो तो 4% देना पड़ेगा ना। आप 4% कैसा मुखालिफत कर सकते बताइए। और तीसरी बात, आप समझिए बात को, आप देख रहे क्या हो रहा मराठा रिजर्वेशन के बारे में, देख रहे मराठा रिजर्वेशन के बारे में। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। आपका सुप्रीम कोर्ट आपको 4% पे ऑर्डर है, आपको 4% ही मिलेगा। आप 12% क्यों नहीं दे रहे बोल रहे? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी, बोलिए। तमिलनाडु की शक्ल में करूं। तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु में 9 शेड्यूल में जा चुका है। वो उसी लिए तेलंगाना की असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास करके भिजाया गया था मोदी गवर्नमेंट को, उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करे। तो आज इस मुल्क में, हमारे देश में बीजेपी को यह काम करना चाहिए था कि 306 जब MP है तो लोग 50% की रिजर्वेशन लिमिट को ब्रीच करना चाहिए था। ब्रीच करके 50% को क्रॉस करो। आप बढ़ाइए तो सबको शेयर मिलेगा, उनके पास सत्ता है, दीजिए आप। नेक्स्ट तेलंगाना में 119 सीट है, जिसमें से आप 9 पे मुकाबला कर रहे हैं। आप बोले कि अपने पब्लिक मीटिंग्स में कि 119 में 9 पे हमारे को वोट दीजिए, बाकी के जहां पर मामू लड़ रहे हैं मामू की तायद करिए, मामू को वोट दीजिए। मगर मामू जो है ना जाके बीजेपी की जो है ना नोटबंदी में तायद करे, तलाक़-ए-सलासा में तायद करे, GST में तायद करे, तलाक़-ए-सलासा में नहीं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तायद करे, वाइस प्रेसिडेंट के इसमें तायद करे। और फिर मोदी साहब पर सुना के हैदराबाद में ये बोल के गए कि KCR मेरे को आके मिली, दिल्ली में ये बोल के गए कि मैं KTR को भिजा रहा हूँ दिल्ली, उनको आशीर्वाद दो CM बनने के लिए नेक्स्ट। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, अब आप सुनो। आप मोदी की तकरीर निजामाबाद की आप बात कर रहे हैं ना, आप एक जुमला भूल गए आप डेलिबरेटली। अभी आप क्या बोले, मेरे हाफिजा अच्छा है, जी। बहुत अच्छा है। तो मोदी क्या बोले, KCR ने कर्नाटका में कांग्रेस को चुनाव के लिए पैसे दिए, मानते उसको आप? मोदी बोले ना। प्रसाद साहब मुस्कुरा रहे, सुने सो है उन्होंने, आपना भी सुने सो है। मोदी जी ये बोले कि KCR ने कर्नाटका में कांग्रेस को चुनाव में पैसे दिए। हाँ, फिर मोदी ये भी बोल दिया, उनकी बात को सच मान लिए तो ये भी सच मानो। मोदी ये भी बोल दिए कि मैं 15 लाख अकाउंट में डाल दिया, सच मान लो। प्लेयर्स को, मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट खेला हूं, हमारे लिए बहुत बड़ी फखर की बात है कि हम फाइनल में गए। एक प्राउड मोमेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी टीम फाइनल में गई। भाई साहब बोलो कितने 11 मैचेस कंटिन्यूस जीते, एक मैच नहीं खेल सके, कोई बात नहीं, स्पोर्ट्स है ना, ये कोई जिंदगी मौत का तो फैसला नहीं होने वाला है। हम उनको सलाम करना चाहिए, उनकी मेहनतों को सलाम करना चाहिए। आसान बात नहीं है 11 मैचेस
कंसिस्टेंटली 100% परफॉर्म करे, ठीक है, उस दिन नहीं खेल सके, मगर हमारे प्लेयर है, हम उनको कल भी चाहते थे, आज भी चाहेंगे। मोदी के प्रेजेंस से हारने बोलते सब देखिए ये सब अब अगर प्रेजेंस की बात के ऊपर मैं बहुत सी बातें बोल सकता हूँ। वो जेस्चर अच्छा था, वो होना चाहिए। देखिए आप अपनी टीम को क्यों डाउनग्रेड कर रहे हैं भाई वो क्रिकेट मैच था, 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप फाइनल था, तो वो हमारे कंट्री के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट था। किसी भी कंट्री के लिए प्राउडेस्ट मोमेंट होता है, हमारे स्पोर्ट्समैन जाके फाइनल में गए, उस दिन उनसे नहीं हो सका तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मगर बेहतरीन परफॉर्मेंस करे, आखिरी बॉल तक फाइट करे वो लोग, हम सलाम करते हैं उनको। भाई जिसको खेलना नहीं आता इस तरह की बातें नहीं करना कोई भी। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को कौन बोले? राहुल गांधी ने बोला। अब उनसे पूछो ना भाई, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? मैं उनका स्पोक्स पर्सन कब से बन गया? मैं उनकी नजर में तो मेरे लिए दरवाजे बंद है, तो उनको पूछ लो। अब उनकी पार्टी 2 इलेक्शन हार गई तो क्या बोलेंगे उनको? अमेठी हार गए तो उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मेरे को नहीं मालूम, मैं क्या बोलूं उनको, बोलो आप। अब ये तो अरे भाई आप हर बार हम लोग क्यों फोकस हटा देते हैं प्लेयर्स के ऊपर से? फोकस तो प्लेयर्स पे होना ना। विराट कोहली पे होना, 50 इंटरनेशनल सेंचुरीज, बेहतरीन कैप्टनसी रोहित शर्मा की है, बेहतरीन बॉलिंग मोहम्मद शामी किया, अपने हैदराबाद का बच्चा मोहम्मद सिराज धूम कर दिया, जिंदगी भर सिराज को याद रखा जाएगा, वर्ल्ड कप फाइनल खेला बोल के, प्राउडेस्ट मोमेंट है उनका वो। उस पर नजर रखो ना। हम हर चीज में पॉलिटिशियन है, हमारे को कुछ होना, अरे क्यों ना भाई, गिव इट टू देम, ग्लोरी बिलोंग्स टू देम, दैट इज देयर मोमेंट। बीआरएस पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए सफिशिएंट सीट्स नहीं आए, तब वो किसी हाल भारतीय जनता पार्टी के सीट्स एक्सपेक्ट कर रही, सपोर्ट के लिए हंग बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट को बीआरएस आगे बढ़ी। उसी टाइम एमआईएम का भी वो सपोर्ट चाहे, तो अपना स्टार्ट क्या रहेगा? हंग असेंबली हो गई तो वो बीजेपी की सपोर्ट से हंग बनाना चाहेंगे, सीट्स को सपोर्ट करेंगे या सीटें कम पड़ेंगी तो किसके साथ? बीआरएस। बीजेपी का समर्थन अगर बीआरएस मांगती है हंग वाली सिचुएशन में, तो क्या आप अपना समर्थन जारी रखेंगे बीआरएस? आप देखिए मैडम, सबसे पहले मैं आपको बोला था कि बीजेपी तेलंगाना में हंग असेंबली के लिए कोशिश कर रही है। बोला था मैं आपको, इतने दिन पहले बोला, 6 दिन 7 दिन पहले बोला था मैं, जिस दिन आप अकबर से मिलने आए थे। मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि बीजेपी का एक ही 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि बीजेपी जानती है कि कोई टाई नहीं हो रहा उनका, तो बीजेपी ये चाह रही है कि तेलंगाना में कोalition गवर्नमेंट बनना, नंबर 1। और बीजेपी ये चाह रही है कि कोalition गवर्नमेंट जब बनेगा तो बीजेपी पार्लियामेंट इलेक्शन में उसका फायदा उठाना चाह रही, और 5 साल के बाद बीजेपी को मालूम कि कोalition रही तो हम पावरफुल होते। तो इसीलिए हम तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप एक डिसाइसिव मैंडेट 9 सीट्स पे एमआईएम को दीजिए और 110 पे मामू को दीजिए। बीजेपी को आप उनके जो बीजेपी का जो रियल उनका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि तेलंगाना में कोalition गवर्नमेंट बनना, उसमें नाकाम करिए। मगर इस सवाल से बात तो मालूम हो गई, देखिए सहाफी है, उन्होंने जर्नलिस्ट है, कांग्रेस रनिंग में नहीं है। चलिए, थैंक यू। शुक्रिया असद साहब, आपका बहुत मनस्फूर्तिగా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం। थैंक यू। आज तेलंगाना स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के आज अपन मीट द प्रेस प्रोग्राम लगा गया बशीरबाग के सुरवरम प्रताप रेड्डी साहब के ऑडिटोरियम में। इस प्रोग्राम में एमआईएम के चीफ असदुद्दीन साहब को बुलाया गया और वो पार्टिसिपेट किए। बहुत अच्छा चला प्रोग्राम, और इस नेशनल और स्टेट के हालात पे लेंथी डिस्कशन एक घंटा क्वेश्चन आवर चला। उसमें नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया और ऑल लैंग्वेजेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की शिरकत की। ये आज असदुद्दीन साहब के मीट द प्रेस से हम इसको क्लोज करना चाह रहे हैं। केटीआर जो टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे, उनके साथ ये प्रोग्राम शुरू हुआ। उसके बाद केटीआर साहब के बाद कांग्रेस के टीपीसीसी चीफ रेवंत रेड्डी को बुलाया गया।
उसके बाद बीजेपी के इलेक्शंस कमेटी कन्वीनर है जो ईटला राजेंद्र, उनको बुलाया गया। उसके बाद सीपीआई से चाड़ा वेंकटरेड्डी साहब को, सीपीएम से तम्मिनेनी वीरभद्रन जी को, और उसके बाद टीआरएस के स्टार कैंपेनर और सीनियर लीडर और हेल्थ एंड फाइनेंस मिनिस्टर हरीश राव साहब को बुलाया गया। और आज असदुद्दीन साहब से ये मीट द प्रेस लगाया गया। बहुत खुशी की बात है, जर्नलिस्ट भी बहुत हैप्पी हुए। कई बोल तो उनके साथ बैठ के बात करना वो चांस बहुत कम मिलता, क्योंकि वो प्रेस मीट द प्रेसों से बहुत दूर रहते हैं मैम वाले। सिर्फ मीटिंगों में जो बात करते वही जर्नलिस्ट से कवर करने का चांस रहता, लेकिन आज वो 1 घंटा जर्नलिस्टों के बीच में बैठना और हमारी यूनियन को इज्जत देकर वो आना, वो बहुत खुशी की बात है। और आज आईएसओ जर्नलिस्ट भी ऐसे है कि वो बड़े पोजीशंस के जर्नलिस्ट आए, एडिटर, ब्यूरो चीफ्स, वैसे लोग की वैसे फेसेस आए, बहुत क्वेश्चन किए। मैं समझता हूँ तकरीबन एक 20-25 क्वेश्चंस जर्नलिस्ट ने पूछा गया, उसमें स्टेट के क्वेश्चंस थे, नेशनल के, वो बहुत क्लैरिटी से असदुद्दीन साहब बात किए। मैं भी अब असदुद्दीन साहब का और वैसे ही जर्नलिस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया जर्नलिस्टों को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ यूनियन की तरफ से। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।